फाइनेंशियल ईयर 25-26 कंप्लीट हो चुका है। पूरे साल सर हमने अकाउंटिंग तो कर ली, ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन अब समय आ चुका है बुक्स को फाइनल करने का। जब बुक्स फाइनलाइजेशन की बात आती है तब हमें सर अंदर से डर लगने लगता है कि हम सीए से किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयर को सर क्या क्या पूछेंगे, वो हमको जवाब नहीं देंगे तो हमें क्या होगा। ये सब कंफ्यूज आपके भी होने वाला है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट यानी कि बुक्स फाइनल करना सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइन कीजिएगा और एक एक लेक्चर को आप डिटेल में समझिएगा। आज से हम स्टार्ट करने वाला है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अकाउंट्स थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मुझे तो सर एंट्री नहीं आती है, मुझे तो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आती है। सब कुछ हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेना। चलिए सर अब शुरू करते हैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सिंपल, अगर हमने किसी भी बिजनेस की, अब बिजनेस यहां पर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी पर्सन क्या करता है सर, रॉ मटेरियल परचेज करता है और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद वो क्या करता है सर, फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि सर वो क्या करता है, ओनली फॉर ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सर मैंने क्या किया, एक जगह से गुड्स परचेज किया और एज इट इज वही का वही गुड्स मैंने किसी भी पर्सन को सेल्स कर दिया। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी यानी कि जिसका ट्रेडिंग बिजनेस है, उसकी बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होते हैं उनकी बैलेंस शीट, उनके जो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होता है, वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी यानी कि जिसका ट्रेडिंग बिजनेस है, उनकी बुक्स किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, उसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है। अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहां पर आपके तीन स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनता है सर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है सर आपका बैलेंस शीट। ये जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो एक प्रोपराइटरशिप फॉर्म बनाकर वो बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उनकी बुक्स किस तरह से फाइनल कर रहे हैं वो हम यहां पर कवर कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर यहां पर हम देखते हैं कि सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ट्रेडिंग एंटिटीज होती है जो गुड्स को परचेज करके प्रॉफिट पर सेल करती है। सिंपल सा मतलब है कि मैंने अगर किसी पर्सन से 1000 रुपए में फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेज किया और वही सेम मोबाइल मैंने किसी पर्सन को 1200 रुपए में सेल कर दिया, तो यहां पर मैंने कोई भी मॉडिफाई नहीं किया, उस मोबाइल के अंदर मैंने कोई मॉडिफाई नहीं किया, उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। एज इट इज जैसे जैसा गुड्स मेरे पास में आया था वही का वही गुड्स मैंने किसी अदर पर्सन को सेल्स कर दिया, उसको हम बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये एंटिटीज परचेज गुड्स को प्रोसेस नहीं करती है और उन्हें ओरिजिनल फॉर्म के में ही बेच देती है। इसके साथ ही बिजनेस चलाने के लिए कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, जैसे कुछ एसेट्स बनते हैं, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, रेंट जैसे एक्सपेंसेस भी इनकर होते हैं। अब यहां पर सर समझने की जरूरत है कि मैंने बोला कि सर हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है कि सिंपल, मैंने जिस भी पर्सन से गुड्स परचेज किया एज इट इज मैंने किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया। तो सर उस बिजनेस के साथ साथ में मेरे कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, मेरी कुछ अदर इनकम्स भी होती है, मेरे कुछ एसेट्स भी होती है, मेरी कुछ लाइबिलिटीज भी होती है, उनको भी प्रॉपर तरीके से अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे यह बताता है कि सर बुक्स फाइनल कैसे किया जाता है या बुक्स फाइनलाइजेशन कैसे की जाती है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में एंटिटी बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहती है, बिजनेस को फाइनल आउटकम यानी कि इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर हमारे से क्या किया जाता है, बुक्स फाइनल की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है सर, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर सर आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपको ग्रॉस लॉस मिलता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलता है। पोजीशन स्टेटमेंट की बात करें तो बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज इन दोनों का इफेक्ट यहां पर आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलता है। चलिए
अब सर बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी होती है जिसमें सभी लेजर्स अकाउंट हेड्स की तरफ प्रेजेंट किए जाते हैं और इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। ये तो बताता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना चाहिए। देखिए सर, अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है सर? ऑनर फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, मिस्टर राम एक ऑनर है और प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो सर यही सब कुछ सर्वे सर्वा है, ये सब कुछ सर्वे सर्वा है, यानी कि ये सब कुछ यही करेगा। अगर उसने क्या किया सर, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किए, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किए, वो कौन कौन से होते हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सर उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस कहां से किए? बिजनेस के अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट से किए। तो क्या वो एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाएगा? आंसर इज नो। इसके लिए यहां पर उन्होंने बोला कि सर कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना चाहिए, यानी कि सर ऐसी कौन सी रेवेन्यू है जो आपकी कैपिटल नेचर की है और ऐसी कौन सी रेवेन्यू है जो आपकी प्रॉपर तरीके से बिजनेस की है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस करना। दूसरा, एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को दूसरे पीरियड के इनकम एक्सपेंसेस से अलग रखना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है सर कि अगर आप दो बिजनेसेस है यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप हम बात करेंगे सर फाइनेंशियल ईयर 26 और अभी चल रहा है सर 26-27, तो हमें किसकी करनी है? 25-26 के। तो 25-26 के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस ट्रांजैक्शन को हमें अपनी बुक्स में मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर को डिफरेंट आइटम्स को इंपॉर्टेंट हेड्स के अंदर एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि ये पता चले कि सर कैपिटल कहां से प्रोक्योर हो गई है, कौन सी लायबिलिटीज अभी पेमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग है। ये बात करता है सर बैलेंस शीट की, जहां पर आपको एसेट्स और यहां पर जहां पर आपको लायबिलिटी शो होती है। वो कैसे होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सर कि जब भी हम किसी भी बुक्स को फाइनल करते हैं तो ट्रांजैक्शन को डिफरेंट एक्सपेंस पर डिटरमाइन करने, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने और इनकम और एक्सपेंडिचर आइटम को अलग अलग हेड में क्लासिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी होता है जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, पर्सनल और बिजनेस इनकम में डिस्टिंक्शन करना। यह हमको समझना है कि जब भी हम किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म की अगर बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं तो वहां पर कुछ पर्सनल टाइप के नेचर के एक्सपेंसेस भी होंगे और कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस और इनकम भी होगी। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है और डिफरेंस पे ये देखना है कि सर फाइनल अकाउंट का पर्पस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करना होता है, ना कि प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस को बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस से अलग रखना जरूरी है। क्लियर हो गया? दूसरा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन करना। सर कुछ कुछ ऐसी इनकम्स होती है जो हमारे कैपिटल नेचर की होती है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के नहीं होते। रेवेन्यू नेचर का सिंपल सा मतलब होता है कि डेली रूटीन के अगर कोई खर्चे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर्स के, और जो साल में 1-2 बार 3 बार अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मली कैपिटल टाइप के नेचर के। लेकिन उनमें भी अलग अलग फर्क है जो कि हम आगे देखने वाला है। कैपिटल रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स की इनकम और एक्सपेंडिचर को सेपरेट हेड्स के अंदर क्लासिफाई किया जाना चाहिए। एसेट्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसी तरह से अक्रूड बट अनपेड इनकम और एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन भी एस्टिमेट या प्रोविजन ईयर के बेसिस पर बनाना चाहिए। ये हम आगे देखेंगे कि सर प्रोविजंस कैसे बनाए जाते हैं, एक्रूड इनकम की इनकम एंट्री कैसे होती है, ये सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला है। नेक्स्ट आता है सर रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें क्या होना चाहिए? करंट पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। सर हमारा बुक्स फाइनल यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन सर कुछ एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो उस दिन पता थे लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर के बाद अकर होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपसे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि समझना बहुत जरूरी होता है। कौन सा? अगर किसी रेवेन्यू या इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्रेडिट किया गया तो उसके रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना चाहिए।
मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि सर अगर मेरा कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस की इनकम को अगर मैंने क्रेडिट किया गया है तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो जो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको मुझे क्या करना चाहिए सर? डेबिट करना चाहिए। कहां पे डेबिट करना चाहिए? ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में, जो कि मैं आपको परफॉर्मा बनाने वाला हूं। नेक्स्ट, चाहे उनका पेमेंट एक्चुअल में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस हो गए तो भी हमें रिकॉर्ड करना। इस रीजन से ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास की जाती है और इस वजह से ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है, उनकी यूज रिलेटेड सेल्स उसी अकाउंट्स में क्रेडिट होती है, जो कि डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट होता है सर कि अगर कोई एक्सपेंस करंट ईयर में इनकर हुआ है, अगर कोई एक्सपेंसेस करंट ईयर में इनकर हुआ है, उसके रिलेटेड सेल्स या इनकम नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगी। एक्सपेंसेस तो अब रिकॉर्ड हुआ लेकिन सर उसकी जो इनकम होगी वो नेक्स्ट ईयर में होगी, तो उस एक्सपेंसेस को करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करना चाहिए, उस एसेट्स के रूप में कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट पे शो किया जाता है। क्लियर हो रहा है सर? अगर आप ये समझते हैं कि सर इस नोट्स को हमने बहुत ही डिटेल में और इसी लैंग्वेज में हमने इस नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ, अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं और इस तरह के नोट्स को यूज करके आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी तरह के नोट्स आपको मिलने वाला है। अब ये नोट्स हमने इस बार चेंज किए, पहले हमारे जो नोट्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में थे लेकिन अब उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि सामने वाला पर्सन उसको इजीली से समझ सके, चाहे वो इंग्लिश उसको आती है या फिर नहीं आती है। चलिए समझते हैं। जब रिलेटेड इनकम नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट होगी तो उसी का एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। यही कंसेप्ट डेप्रिसिएशन भी अप्लाई होता है। एसेट्स की कॉस्ट को वही पार्ट करंट ईयर में चार्ज किया जाता है, करंट ईयर का रेवेन्यू इनकम उसी ईयर में यूज हुआ हो यानी कि वो बिजनेस में यूज हुई हो तो उसका डेप्रिसिएशन हम पीएनएल में डेबिट करते हैं। चलो, तो यहां पर सर कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट दे रखा है सर। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज माइनस रिटर्न्स, इसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, फ्रेट, कस्टम, वेजेस, गेज, फैक्ट्री, रॉयल्टी, इधर आपका सेल्स आएगा, रिटर्न इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपका इधर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको समझना बहुत जरूरी है। कौन सा? ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, सिंपल है सर। सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो उन्हें भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको डिटेल में आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में डेबिट साइड में लिखा जाता है। सिंपल सा मतलब है कि मेरी अगर ये इनकम ज्यादा है तो यहां पर मेरा क्या आएगा सर? प्रॉफिट आएगा। और अगर मेरा इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, इस साइड का अमाउंट अगर मेरा कम है तो यहां पर मेरा क्या आएगा सर? लॉस आएगा। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पर्सन को यहां पर क्लियरिटी नहीं होती है। अगर ग्रॉस लो हो यानी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट्स के आइटम कौन कौन से। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहां पे, होलसेलर जैसे ट्रेडिंग फर्म का मेन बिजनेस सेम गुड्स को परचेज और सेल्स करना होता है, यानी कि मैं मोबाइल परचेज कर रहा हूं, मोबाइल परचेज के एज इट इज वही मोबाइल में किसी पर्सन को सेल्स करूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री के अमाउंट के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट को उन सभी एक्सपेंसेस से भी डेबिट किया जाता है जो गुड्स को फर्म के गोडाउन तक लाने और सेल करने के लिए रेडी करने में इनकर होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा है सर? ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स को गोडाउन तक लाने में और उसको सेल करने के रेडी करने के लिए इनकर होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में लेते हैं। एग्जांपल के लिए फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज और ट्राई सभी ट्रेडिंग अकाउंट्स में डेबिट किए जाते हैं। रूल यह है कि गुड्स को उनकी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक लाने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक। चलिए अब सबसे बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, यानी कि सर मेरा 24-25 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा, यहां पर जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा उस क्लोजिंग स्टॉक ये मेरा इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग एंट्री के थ्रू ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इस वजह से ट्रायल बैलेंस में ये मिलता है आपको। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड में सबसे पहले शो किया जाता है, यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर होता है। और बिजनेस अगर फर्स्ट ईयर में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होता, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं है और आपका इसी साल अगर आपने शुरू किया हुआ है तो आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा सर परचेज एंड परचेज रिटर्न, यानी कि इस साल आपने क्या गुड्स परचेज किया है, क्या सेल रिटर्न किया हुआ है। अब परचेज का मतलब क्या होता है सर? परचेज का मतलब होता है कि सर बिजनेस के लिए गुड्स या मटेरियल खरीदना। अगर आपने आपके बिजनेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सर मेरा मोबाइल का बिजनेस है, अगर मैं मोबाइल परचेज कर रहा हूं सेल करने के लिए तो ये मेरा परचेज है, ये मेरा परचेज है। अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूं सर यूज करने के लिए तो ये मेरा परचेज नहीं है, ये मेरा कैपिटल है, यानी कि ये मेरी एसेट है।
ये मेरी एसेट है। तो ये समझना आपको जरूरी है प्रैक्टिकली। ये सब हम सर हमारे बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम डिटेल में कवर करवाते हैं, जो कि हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप बेसिक अकाउंट्स की क्लासेस में आप ये डिटेल में समझते हैं कि सर परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, कहां से आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न की एंट्रीज क्या होती है, ये आपको वहां पर डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, चल परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है जो मटेरियल की टोटल परचेज को शो करता है। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, सप्लायर को मटेरियल रिटर्न करने पर शो होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर गुड्स रिसीव हो जाते हैं लेकिन सप्लायर का इनवॉइस रिसीव नहीं होता। ऐसे केसेस में अकाउंट क्लोज करते टाइम एक एंट्री पास करनी होती है, जैसे परचेज अकाउंट को डेबिट और सप्लायर अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये कब करनी होती है सर? जब आपके पास में फॉर एग्जांपल गुड्स तो नहीं आता है लेकिन ये पता चल जाता है कि सर ये गुड्स आने वाला है और इनवॉइस भी आ जाता है। चलो ये कब करता है सर? एंड ऑफ द ईयर, जब हम उसको समझेंगे। नेक्स्ट आता है सर कैरीज और फ्रेट इनवर्ड। अगर मैंने कोई भी गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए मुझे जो भी भाड़ा देना पड़ रहा है, यानी कि जो फ्रेट चार्जेस मुझे पे करने पड़ रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है सर? मेरा फ्रेट चार्जेस यानी कैरीज इनवर्ड है। तो कैरीज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है सर वेजेस। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस बहुत कम होते हैं, वेजेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वेजेस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं अनस्किल्ड पर्संस को अगर मैं कोई भी सैलरी दे रहा हूं तो उसको बोलते हैं वेजेस, और वेजेस आते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर। नेक्स्ट आएगा सर आपका सेल्स और सेल्स रिटर्न। अगर मैंने जो गुड्स परचेज किया उस गुड्स को अगर मैं किसी अदर पर्सन को सेल कर रहा हूं, किसी भी पर्सन को सेल्स कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? सेल्स हो जाएगा। और मैंने जिस पार्टी को सेल्स किया था उसने कुछ परसेंटेज उसने क्या कर दिया सर? रिटर्न कर दिया। तो मेरा क्या आ जाएगा सर? यहां पर नेट सेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट सेल। और ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हमको नेट सेल्स लिखना होता है। नेक्स्ट आएगा सर क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसकी वैल्यूएशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टेट में क्या किया जाता है सर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसका वैल्यूएशन कैसे होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में समझेंगे। यहां पर आपको वैल्यूएशन का कुछ प्रिंसिपल्स भी दे रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं हो तो उसका मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस में दिए गए ओपनिंग स्टॉक और परचेज में अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ये डिटेल में आपसे समझा जाता है। तो ये था सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी हमें यहां पर समझना है कि सर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, परचेज का पूरा टोटल अमाउंट पूरे साल का आएगा, पूरे साल का सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और इसके बीच में डिफरेंसेस निकालेंगे, वो डिफरेंसेस आपका आएगा। सर ये प्रैक्टिकली कैसे कहते हैं? ये तो आपने थ्योरिकल बताया, हम क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर प्रैक्टिकली टैली के अंदर किस तरह से बैलेंस शीट फाइनल की जाती है वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट्स किसी फर्म का कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके बाद उसके एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे, वह सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला है। अगर आप इस तरह के नोट्स पाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, सर इतने अच्छी तरीके से हमने इस नोट्स को यहाँ पर डिजाइन किया हुआ, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सब लेटिंग से रेंट, मिसलेनियस इनकम जैसे जंक मटेरियल सेल्स की इनकम भी हो सकती है, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स, डिस्काउंट,